हेलो दोस्तों, मैं तिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 4 की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो टेस्ट पेपर है दोस्तों ये सी सेट का है, ठीक है। तो इस टेस्ट पेपर में आप लोग पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जो लोग पहली बार सी सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो ध्यान से सॉल्व करिएगा और ऑब्जर्व करिए, देखिए कि सी सेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस-किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के आते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ड अंतःस्थ व्यंजन नहीं है? अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, कौन-सा वर्ड? य, र, ल या स? तो दोस्तों स जो है ये अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। बाकी य, र, ल ये सभी अंतःस्थ व्यंजन है। ओके, आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, उचित कौन सा है इसमें से जहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है? कि अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक उचित है, इन चारों ऑप्शंस में से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जहाँ पे अल्प विराम का यूज किया गया है और सुटेबल भी है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम, श्याम, मोहन। देखिए यहाँ पे अल्प विराम लगा हुआ है और सोहन आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपराजित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग, ठीक है। शब्द के आगे जो लगता है शब्दांश उसी को उपसर्ग कहा जाता है। तो बताइए कि इसमें अपराजय में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अप दिया है, अ दिया है, अपर दिया है और जे दिया है। तो दोस्तों इसमें उपसर्ग प्रयोग किया गया है अ, ठीक है। अ लिखिए और पराजय, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अ ही आपका उपसर्ग हो जाएगा, ओके। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी आज हम लोग इस सी सेट के सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे-जैसे हम लोग अगले सेशन में बढ़ेंगे, सी सेट के और भी बहुत सारे जो टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग धीरे-धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग ये पहला सी सेट का क्लास है, तो अभी आप लोग बस टॉपिक देखिए कि किस-किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी आपको एनालाइज करना है, ओके। फिर उसके बाद जैसे कि अभी आरओ-आरओ का एग्जाम आरओ-आरओ के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा रहा है, तो हम लोग उसमें हिंदी के पूरे सेशन को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हिंदी के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे तो आपका सारा हिंदी वहाँ से कवर हो जाएगा। ओके, जो कुछ बचते हैं जैसे कि संधि विच्छेद वगैरह, तो हम लोग इस पीसेस वाली सीरीज में जैसे-जैसे आगे और भी बहुत सारे टेस्ट होंगे सी सेट के, तो उसमें मैं आपको संधि विच्छेद और समास वगैरह में पढ़ा दूँगी। ओके, अभी इस सेशन में सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वाक्य रचना की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन-सा है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि शुद्ध वाक्य कौन-सा है, तो आपको हर सेंटेंस को बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये रटने वाली चीज़ें हैं, नहीं, इसको आपको समझना है और देखना है कि भई सुनने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कहीं कुछ पता तो नहीं लग रहा। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि उसने कहा कि मैं कल आएगा, मैं कल आएगा, ऐसा कोई बोलता है कि मैं कल आएगा, किसी से बोलता है? कहा जाता है भाई मैं कल आऊँगा, इस तरह का बोला जाता है ना, ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मैं कल आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि उसने कहा कि वह कल आएगा। बी ऑप्शन बी कह रहा है कि उसने कहा कि वह कल आएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा-सा इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं, उसने कहा कि वह कल आऊँगा। ऐसा कोई कहता है कि कि मैं कल वह कल आऊँगा इस तरह का? नहीं होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। उसने कहा कि मैं कल आएँगे, आएँगे जब कई लोग होते हैं तब वहाँ पे आएँगे इस तरह का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी उसने कहा कि वह कल आएगा। मुझे ये सेंटेंस पढ़ के एक बात याद आ रही है कि मेरे चाची का लड़का है, वो पता है 2-3 जगहों पे रह चुका है, अहमदनगर में रहा है, बचपन से ही 5-6 साल की एज में वो 2-3 जगहों पे रहा है, तो उसको 2-3 जगहों की भाषा मिक्स हो गई है उसके दिमाग में। तो वो कुछ भी बोलता है तो वो सही से नहीं बोल पाता है, जैसे कहेगा कि मारा भाग जा हुआ, इस तरह से उसको तंग करो तो वो कहेगा मारा भाग जा हुआ। ऐसे ही कुछ ऐसे बोलेगा, कुछ अहमदनगर की भाषा ऐड करेगा, कुछ स्थानीय जो हमारे यहाँ की गाँव की जो भाषा होती है उसको, कुछ खड़ी भाषा बोलेगा वो, सब मिक्स करके बोलता है, तो हम लोग को बहुत हँसी आती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे जब मैं पढ़ती हूँ तो उसकी याद आती है मेरे को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गंभीर शब्द का सही अर्थ है, गंभीर शब्द का सही अर्थ क्या हो सकता है भाई? गंभीर मतलब होता है गहरा, ओके। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही सुमेलित है? ओके, देखो भाई ये व्यंजन है, व्यंजन को मतलब किस तालव्य में आता है, मूर्धन्य में आता है, कंठ में आता है, दंत में आता है, ये आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ये दे रहा है क ख ग, तो बताना है कि क्या ये तालव्य के अंतर्गत आएगा? तो नहीं, क्योंकि ये कंठस्थ्य में आता है। जब आप हिंदी पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है, ठीक है, स्वर्ण और व्यंजन से। तो ये जो है कंठस्थ में आएगा, तो ये ऑप्शन ये गलत है। च छ ज, च छ ज ये सभी तालव्य के अंतर्गत आते हैं, तालव्य में, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है प फ ब। देखो प फ ब उच्चारण करो तो आपको लगेगा कि आपके जो लिप्स हैं, होठ हैं, वो दोनों होठ से आप प फ ब बोल रहे हो, सिर्फ आपके दोनों होठ ही यूज हो रहे हैं। जब आप च छ ज बोलेंगे तो आपका जो टंग है ऊपर वाले जो तालु होता है उसको टच करता है, तो इसीलिए इसको तालव्य बोला जाता है, च छ ज। जब क ख ग बोलेंगे तो आपके कंठ का इस्तेमाल होता है ओनली, तो यहाँ पे ये कंठ से हो जाएगा। ठीक है, इसमें दे रहा है ट ठ ड़, ये जो प फ ब है ये ओष्ठ है, ठीक है, इसको ओष्ठ बोलते हैं, ओष्ठ, ओष्ठ के अंतर्गत आता है। एक मिनट, ओष्ठ, ओके। यहाँ पे देखेंगे ट ठ ड, तो ये मूर्धन्य होता है, ट ठ ड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा एग्जैक्टली सही सुमेलित है, तो सी ही जो है ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, अत्यल्प शब्द में से कौन सी संधि है? अत्यल्प में कौन सी संधि है भाई? अत्यल्प, अति प्लस अल्प, जहां पे य र व ये सभी आते हैं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अत्यल्प, तो यहाँ पे य आ रहा है ना। वैसे तो इस शब्द में अति में और अल्प में कहीं भी य नहीं था, जब हम ई और अ मिलाएं तो इसमें यहाँ पे य बन गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यड़ संधि कहते हैं। एक मिनट में इरेज कर देती हूँ। तो ये कौन सी संधि हुई भाई? ये यड़ संधि हुई। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व अच्छे से समझाएंगे आपको। जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए उपयुक्त शब्द, केवल एक शब्द, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाएगा? अजात शत्रु। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 9 से 13 तक के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है, इस गद्यांश को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको सिर्फ अपने लैंग्वेज में पढ़ना है तो आप क्या करिएगा, वॉल्यूम अपनी तरफ से कम कर दीजिएगा, उसके बाद पर ध्यान से पढ़िए, फिर यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके, भाषा केवल विचारों की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, बल्कि वह समाज की सामूहिक चेतना, स्मृति और संस्कृति की वाहक, एक मिनट, ओके, संस्कृति की वाहक भी है। किसी भी समाज की भाषा में उसकी जीवन मूल्य, व्यवहार पद्धति, लोकानुभव और ऐतिहासिक यात्राएं सुरक्षित रहती हैं। जब भाषा का प्रयोग शुद्ध, सटीक और प्रसंगानुकूल होता है, संवाद प्रभावी और अर्थपूर्ण बनता है। इसके विपरीत भाषा की अशुद्धि केवल व्याकरणिक दोष नहीं रह जाती, वह विचार की अस्पष्टता और संप्रेषण की दुर्बलता का कारण भी बनती है। आज हिंदी का क्षेत्र व्यापक हुआ है। प्रशासन, शिक्षा, तकनीक, संचार और जनसंपर्क के क्षेत्रों में इसका प्रयोग बढ़ा है, परंतु इस विस्तार के साथ भाषा के मानक प्रयोग की चुनौती भी बढ़ी है। बोलियों, देशी शब्दों और विदेशी शब्दों ने हिंदी को समृद्ध किया है, किंतु बिना प्रसंग बोध के उनका प्रयोग भाषा को असंतुलित भी कर सकता है। इसलिए भाषा प्रयोग में शुद्धता और सहजता दोनों का संतुलन आवश्यक है। भाषा तभी प्रभावशाली बनती है जब वह अर्थ की स्पष्टता, अभिव्यक्ति की गरिमा और लोक संपर्क की क्षमता तीनों को साथ लेकर चलती है। ओके, तो आप लोगों ने इस पूरे गद्यांश को पढ़ा। अब आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा। ओके, पहला है गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक। अब आपने ये जो पूरा गद्यांश पढ़ा है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक कौन सा हो सकता है? इसका उपयुक्त शीर्षक होगा भाषा प्रयोग में शुद्धता और संतुलन। इसमें देखो ऑप्शन ए कह रहा है कि हिंदी भाषा का इतिहास, इतिहास से रिलेटेड कोई बात ही नहीं कही गई है इसमें। ओके, हिंदी भाषा, सी कह रहा है कि हिंदी भाषा और विदेशी शब्द से रिलेटेड भी कोई बात नहीं कही गई है, तो सी भी नहीं होगा। भाषा और बोली का इतिहास, तो भाषा और बोली से के इतिहास से संबंधित कोई यहाँ पे जानकारी नहीं दिया कि भाषा का विकास कैसे हुआ, बोली का विकास, इस तरह की कोई जानकारी तो दिया नहीं है। इसकी स्पष्टता, इसके शुद्धता की बात कही गई है भाषा के प्रयोग में, तो यहाँ
पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार भाषा की अशुद्धि का सबसे गंभीर परिणाम क्या है? तो भाषा की अशुद्धि का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? विचार अस्पष्ट और संप्रेषण दुर्बल हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शंस पे भी आप लोग देख लिए तो कह रहा है कि शब्दों की संख्या घट जाएगी, ऐसा तो गद्यांश में कहीं नहीं कहा गया है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बोलियां समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसा भी गद्यांश में कुछ नहीं कहा गया। विदेशी शब्दों का प्रयोग बढ़ जाता है, तो ये भी नहीं किया। अपने मन से आंसर नहीं करना है, जो गद्यांश में पूरा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। तो एग्जैक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? विचार अस्पष्ट और संप्रेषण दुर्बल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भाषा समाज की सामूहिक चेतना और संस्कृति की वाहक होती है। पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, भाषा क्या है? समाज की सामूहिक चेतना और संस्कृति की वाहक होती है। दूसरा कह रहा है कि बोलियां और देशज शब्द हिंदी को समृद्ध कर सकते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भाषा में शुद्धता हो तो सहजता की आवश्यकता नहीं होती। ये तो स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा है कि भाई शुद्धता है तो सहजता की कोई आवश्यकता नहीं है। भाषा शुद्ध होनी चाहिए और साथ में सहज तरीके से उसका प्रयोग भी होना चाहिए। तो तीसरा तो गलत है, एलिमिनेट कर दो, इजिली एलिमिनेट भी हो जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखो, ईसीएस के सी सेट में हिंदी बहुत इजी देता है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आसानी से आप 20-25 क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश में प्रसंगानुकूल शब्द का आशय क्या है? गद्यांश में प्रसंगानुकूल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका आशय क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है संदर्भ के अनुसार उपयुक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के अनुसार प्रभावशाली भाषा की आवश्यक शर्तें कौन सी है? गद्यांश के अनुसार प्रभावशाली भाषा की आवश्यक शर्तें हैं, कौन सी शर्तें हैं? अर्थ की स्पष्टता और लोक संपर्क की क्षमता। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखो, बार बार विदेशी शब्दों का प्रयोग दिया हुआ है, विदेशी शब्दों की व्यापकता, और आगे भी कह रहा है कि तद्भव शब्दों की प्रचुरता और बोलचाल की सहजता। तो तद्भव शब्द का प्रयोग तो कहीं किया ही नहीं गया सेंटेंस पूरे गद्यांश में, और ना ही विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन सी ही हो जाएगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है? देखो, जो पीसीएस है, स्टेट पीसीएस कि जो हिंदी का पेपर होता है, सी सेट में जो हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुव्रीहि समाज के भी क्वेश्चन आते हैं, संधि विच्छेद के भी क्वेश्चन आते हैं। तो बहुव्रीहि समाज भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, हिंदी की बुक होगी आपके पास, तो आप लोग आदित्य, अगर नहीं है तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक अच्छी होती है। सभी एस्पिरेंट जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं हिंदी के लिए। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं, आपको अलग से कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी पड़ती। एक ही बुक सफिशिएंट है हिंदी के लिए, चाहे आप आरओ के लिए पढ़ना चाहते हो या फिर ये सी सेट में जो हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं उसको कवर करना चाहते हो तो हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? तो चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज जो है बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब सी सेट का होगा तो हम लोग सारे टॉपिक को डिटेल में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स को एनालाइज करिए कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया मतलब कर्म की आवश्यकता नहीं होती है जिस सेंटेंस को, उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। सीता पत्र लिखती है, क्वेश्चन आप करिए कि सीता, इसमें लिखा है कि सीता पत्र लिखती है ऑप्शन ए में, तो आप क्वेश्चन करिए कि सीता क्या लिखती है? तो वो पत्र लिखती है। तो यानी कि यहाँ पे पत्र जो है ये कर्म है, तो यहाँ पे तो भाई ये सकर्मक होगा, अकर्मक नहीं होगा। जहाँ पे कर्म नहीं यूज होता है वहां पे अकर्मक होगा। मोहन दूध पीता है, क्या पीता है? दूध पीता है, तो ये भी सकर्मक है। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। इस तरह से क्या क्वेश्चन करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे क्या का जवाब आपके पास मिल जा रहा है तो वो सकर्मक होता है, जहाँ पे नहीं मिलता है वहां पे अकर्मक। तो बच्चा रोता है, ये अकर्मक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ शब्द का अनेकार्थी प्रयोग किस विकल्प में नहीं है? ठीक है, अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब होता है मतलब, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, लेकिन अर्थ का मतलब पर्वत नहीं होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि किस विकल्प में अर्थ का अनेकार्थी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? कृत्रिम का विलोम शब्द, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को करना है। देखते हैं भाई कितने बच्चे हैं जो डेडिकेटेड है सी सेट के लिए भी। ओके, तो आप लोग बताइएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? भारती है। ठीक है, बाकी यामिनी, धरा और तरंगिणी, ये जो तीनों है, ये जो तीनों शब्द लिखे गए हैं, ये नदी के
ये सभी नदी की पर्यायवाची हैं। यामिनी, धरा, तरंगिणी। बाकी भारती हो गई, बागेश्वरी हो गई, शारदा हो गई, ये सभी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। देखो हिंदी में ऐसा होता है ना कि मैक्सिमम टॉपिक आपका रटने वाला होता है। जितना ज़्यादा आप रटेंगे उतना अच्छा आपका अ, हिंदी तैयार होगा और उतने अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। ओके? अगला है ऊँट के मुँह में जीरा। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो भाई इसका मतलब होता है अत्यल्प, मतलब बहुत खाने वाले को कम मिलना। इसको हम कहेंगे ऊँट के मुँह में जीरा। जैसे कि मुझे थोड़े में मेरा पेट नहीं भरता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द में ये होता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं एज़ इट इज़ हम हिंदी भाषा में भी प्रयोग करने लगते हैं, तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द क्या होता है कि संस्कृत भाषा के शब्द को जब हम उसको उसको थोड़ा बदल करके अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उस शब्द को थोड़ा आसान बना करके यूज़ करने लगते हैं, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है नयन, ठीक है? ऑप्शन ए कह रहा है नयन। नयन मतलब होता है आँख, तो नयन जो हो गया ना ये तत्सम शब्द हो गया और इसका तद्भव हो गया आँख, तो ये तो सही सुमेलित है। आँच इसमें दिया आँच का आग, देखो आग एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होता है अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। दंत मतलब होता है दाँत, ना कि दानव। तो दंत एक तत्सम शब्द है लेकिन इसका जो तद्भव शब्द होगा वो दाँत होगा, दानव नहीं होगा। अज मतलब होता है दोस्तों बकरा, ना कि हाथी। तो अज एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा बकरा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ओके? आदित्य पब्लिकेशन की बुक में दी गई है, आप लोग अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द देशज शब्द है? देशज शब्द, विदेशज शब्द ये सब आपको पढ़ लेना है। तो देशज शब्द ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है? देशज शब्द है लोटा। ओके, बाकी सभी विदेशज शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन-सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन-सा है? तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। विश्लेषण इसमें लिखा है विश्लेषण। देखो विश्लेषण नहीं होता है, विश्लेषण होता है। क्या होता है भई? विश्लेषण ये होता है। तो इसका सही वर्तनी ये हो जाएगा। ओके? अब अगला देखिए दृष्टिकोण लिखा है, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण नहीं होता है, दृष्टिकोण होता है। छोटी ई की मात्रा होती है। उपलब्धि लिखा है, ऑप्शन डी में देखिए तो लिखा है उपलब्धि। उपलब्धि नहीं होता बल्कि उपलब्धि होता है। छोटी ई की मात्रा होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है, उत्कृष्ट यहाँ पे सही लिखा हुआ है। अगला देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। मैं ऑप्शन ए कह रहा है कि मैं भगवान में आस्था रखता हूँ। बी कह रहा है कि यह लोग कहाँ जा रहे हैं? यह लोग कहाँ जा रहे हैं? देखो जब रहे हैं बहुवचन के साथ रहे हैं यूज़ होता है, ठीक है? वे लोग कहाँ जा रहे हैं या ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग कहाँ जा रहे हैं तब ये सेंटेंस सही होता। यह लोग कहाँ जा रहे हैं नहीं, ये गलत हो गया। मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई। मेरे को कौन-सा शब्द होता है? मेरे को कौन हम लोग तो ऐसे ही जो जेन ज़ी लोग होते हैं मेरे को, तेरे को बोलते हैं लेकिन ये सही शुद्ध वाक्य नहीं होता है। मेरे को नहीं होता बल्कि मुझे होता है। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। मेरे को नहीं समझ में आई, टीचर एक चमाट लगा देगा, कहेगा ये कैसे बोल रहे हो? मैंने मेरा कार्य किया, मैंने मेरा नहीं मैंने अपना कार्य किया। ये तो गलत हो गया ना, बचा कौन-सा? ऑप्शन ए, मैं भगवान में आस्था रखता हूँ, ये स्टेटमेंट आपका शुद्ध है। चलिए अगला देखिए, देखो भई बोली दिया गया है और प्रमुख क्षेत्र दिया है। ओके, ब्रजभाषा भाई मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में बोली जाती है, सही है। अवधी भाषा अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर में। कन्नौजी भाषा फर्रुखाबाद, इटावा में। बुंदेली भाषा जो है बुंदेलखंड की रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, उधर साइड बोला जाता है। महोबा हो गया, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, उधर साइड जो है बुंदेली बोला जाता है। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, मतलब फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है। एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ओके, हाथ पीले करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कौन-कौन अपना हाथ पीला करवाना चाहता है? जो बेरोजगार है वो नाम मत लेना, जो रोजगार है वही बोलना कि हाँ मैं अपने हाथ पीला करवाना चाहता हूँ। तो भाई इसका मतलब होता है विवाह करना। ओके, चलिए यहाँ से देखो भाई इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू होता है। तो मैं इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, देखो मैं हमेशा से हिंदी शब्दों को ही हिंदी में पढ़ती आई हूँ। इंग्लिश में बहुत ही कम, बहुत रेयरली मैं इंग्लिश
पढ़ती हूँ, बोलती हूँ, तो मेबी मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, तो मेबी थोड़ा बहुत मैं बीच में अटक सकती हूँ, तो मुझे माफ़ करना। और मैं कोशिश करूँगी कि अगले सेशन में मैं अच्छे से आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकूँ। बस आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने ये शुरू किया है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा मेबी मैं थोड़ा हेजिटेट हूँ। थोड़ा-सा आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा और गलती हो कहीं भी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज़ द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है? स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे चूज़ करना है। ये सेंटेंस दिया है, इसको इनडायरेक्ट टेंस में चेंज करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, ओके? अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग एक बार इंग्लिश ग्रामर किसी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, ओके? क्योंकि भई देखो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर है, तो इंग्लिश ग्रामर को समझाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये छोटा-मोटा टॉपिक नहीं होता है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर करेंगे, ओके? तो शी सेड टू हिम, आर यू प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस टुमारो? तो इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। ऑप्शन ए दिया है कि सी आस्क्ड हिम इफ ही वाज प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया है कि सी आस्क्ड हिम इफ ही इज प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस टुमारो। ऑप्शन सी दिया है कि शी टोल्ड हिम दैट ही वाज प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस द नेक्स्ट डे। ऑप्शन डी दिया है कि शी आस्क्ड हिम वेदर ही हैड बीन प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस टुमारो। इसका इनडायरेक्ट टेंस क्या होगा? ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको, इनडायरेक्ट टेंस नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो देखो, शी सेड टू हिम, आर यू प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस टुमारो? तीसरा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शी आस्क्ड, यहाँ पे सेड का हो जाएगा आस्क्ड हिम, ठीक है, टू नहीं लगेगा, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, फिर हिम, यहाँ पे क्योंकि कॉमा हटता है तो इफ ही लग जाता है, आर की जगह यू की जगह ही लग जाएगा, तो इफ ही वाज प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस द नेक्स्ट डे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट स्पेलिंग है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, कॉन्सिनटियस, ओके। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्सिनटियस, ओके। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, ओके। फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब चूज करके रखना है इस पूरे सेंटेंस में। चलिए अच्छे से सेंटेंस को पढ़िए, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, फिर डैश है वेयर ऑफ द पॉलिसी चेंज। तो दोस्तों यहाँ पे इस डैश की जगह कौन सा वर्ब यूज होगा? तो यहाँ पे यूज होगा वर, ठीक है, वर। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज वर अवेयर ऑफ द पॉलिसी चेंज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको फिल करना है, ये जो डैश है यहाँ पे। तो इससे पूरा सेंटेंस को पढ़िए, द न्यू रेगुलेशन इज इन कंप्लीट कंफॉर्मिटी डैश द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा विथ, ठीक है। द न्यू रेगुलेशन इज इन कंप्लीट कंफॉर्मिटी विथ एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ओके। विथ आपका यहाँ पे वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम गिवन ऑप्शन। तो ये सेंटेंस दिया है, यहाँ पे आपको जहाँ पे डैश बना हुआ है, यहाँ पे आपको इन ऑप्शंस में से एक को फिल करना है। कौन सा सही सुटेबल होगा, कौन सा सही होगा, आपको इसका आंसर बताना है। तो इफ द गवर्नमेंट फिर डैश द पॉलिसी लास्ट ईयर द इकोनॉमी वुड हैव रिकवर्ड फास्टर। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? तो यहाँ पे होगा हैड इम्प्लीमेंटेड, ओके, हैड इम्प्लीमेंटेड। इफ द गवर्नमेंट had implemented the policy last year, the economy would have recovered faster, okay। अगला है, choose the correct active form of the sentence। देखो आप लोगों ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, तो वही से ये क्वेश्चन है, एक्टिव फॉर्म में आपको बताना है। ये सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को पढ़िए, इट इज बिलीव्ड बाय साइंटिस्ट दैट द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग। फिर से सेंटेंस पढ़िए, इट इज बिलीव्ड बाय साइंटिस्ट दैट द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, ठीक है। अब इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। जब आप इसे एक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका सेंटेंस बनेगा, साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, ओके।
एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो ये बहुत लंबा चौड़ा, यहाँ से जो है यहाँ से बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन शुरू होगा। अभी तो चलो इतने क्वेश्चन से इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है द प्राइम मिनिस्टर फिर डैश विजन ट्रांसफॉर्म द नेशंस इकोनॉमी वाज वाइडली रेस्पेक्टेड। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा? हुज, यहाँ पे हु इज होता है, इसको हु इज बोला जाता है। हुज, होम, विच। बताइए कि यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा? तो दोस्तों डैश की जगह होगा प्राइम मिनिस्टर whom whose vision transformed the nation's economy was widely respected। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लैकोनिक? ठीक है, लैकोनिक का मतलब क्या होता है? तो यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ एंड कॉन्साइज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें बताना है आपको कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। देखो यहाँ पे हो जाएगा हरासमेंट, HARASSMENT, ये स्पेलिंग हरासमेंट का सही, यहाँ पे ये स्पेलिंग सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना है भाई, आपको वर्ब फिल करना है। पहले पढ़िए क्या है ये, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर डैश विलिंग टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यूज होगा, यानी कि सेंटेंस पूरा क्या होगा, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स आर विलिंग टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशन। ओके, अब देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 36 to 40, रीड द पैसेज बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे, आपको पहले क्या करना है, इस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है अच्छे से ध्यान से, जैसे कि हिंदी में पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे 40 तक क्वेश्चन दिए हैं, 40 तक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है इस पूरे पैसेज को पढ़ करके। चलिए ध्यान से पढ़िए, और अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हो तो मेरी अपनी तरफ से अपने फोन में वॉल्यूम आप कम कर दीजिएगा और अपने हिसाब से पढ़िएगा, अपने स्पीड के हिसाब से फिर आंसर करिएगा। ओके, Alexander had long believed that his conquest of Persia would remain incomplete until he faced Darius in open battle on Persian soil. At the Battle of Gaugamela, despite being heavily outnumbered and confronting war elephants and Scythes chariots, इसका मतलब होता है रथ, was fitted with long, sharp blades to cut down infantry. Alexander displayed a composure that astonished even his most experienced generals. Okay, before the march, he had issued strict orders forbidding the plundering of villages, hoping the Persian people would regard him as a liberation rather than a destroyer. Next passage है, during the battle, urgent message reached Alexander twice that his left flank, the section of his army position to his left, was on verge of collapse. Yet he refused to abandon his central assault, trusting his general Parmenian to hold the position. His cavalry charge, launched at precisely the right moment, tore through the Persian formation and sent Darius fleeing the battlefield for the second time. Next passage है, when victory was secured, Alexander rode across the field not in triumph but in quiet inspection, ensuring that the wounded on both sides, Persian and Macedonian alike, received equal medical care. Persian nobleman lying gravely injured
fully expected to be executed as was the common custom of war. Instead, Alexander dismounted, summoned his personal physician, and he ordered that the man be treated before his own soldiers. Okay, victory is hollow. He was reported to have said, if he is built upon the suffering of those who merely obeyed their king. His officers, long accustomed to the spoil of conquest, were struck silent by his restraint. Even his enemies later acknowledged that it was not merely Alexander's military genius, but his deep sense of justice that allowed his vast empire to endure long after the battle were won. तो ये पूरा पैसेज था, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। 36 क्वेश्चन है, देखिए। व्हाई डिड अलेक्जेंडर रिफ्यूज टू अबेंडन हिज सेंट्रल असॉल्ट इवन व्हेन हिज लेफ्ट फ्लैंक वाज कोलैप्सिंग? इसका आंसर क्या होगा? जितने लोग मैसेज पढ़ा है आप लोग आंसर करने की कोशिश किए। इसका आंसर होगा ही ट्रस्टेड हिज जनरल परमिनियन to hold the left flank and pressed his central charge. Okay. Next question. What is meant by scythed chaos as used in the passage? देखो पैसेज में ये यूज हुआ था scythed chaos. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है chaos fitted with long sharp bladed on wheels axles to cut down infantry. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है what qualities of Alexander's character are revealed in this passage? तो आंसर होगा आपका strategic brilliance, humanity and justice. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका what do you understand by left flank as used in the passage? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका this section of the army positioned to the left of the main battle line. Next question. Choose the antonyms of restraint as used in the passage. Restraint का मतलब होता है संयम। ओके, इसका हिंदी में मतलब होता है संयम। और इसका एंटोनियम्स पूछा है, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा इंडोलिजेंस, जिसका मतलब होता है आसक्ति। शक्ति का, संयम का आसक्ति हो जाएगा, इसका अपोजिट होता है इंडोलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पैसेज से नहीं है, 40 तक के क्वेश्चन जो है पैसेज के थे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन ब्लैंक इन द आइडियम्स। ही ऑलवेज ट्राइज टू गेट, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वर्क, तो यहाँ पे यूज होगा आउट ऑफ, यानी ही ऑलवेज ट्राइज टू गेट आउट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज ऑस्टेंटेटियस मीन्स? इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा भयानक शब्द है और हिंदी मीडियम वाले बच्चे नॉर्मली फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, तो ऑस्टेंटेटियस का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिजाइन टू इम्प्रेस और अट्रैक्ट अटेंशन शोविली। इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है दिखावटी रूप से किस ध्यान आकर्षित करना। आप किसी को दिखावटी तरीके से अपनी ओर उसका ध्यान आकर्षित कर रहे हो, इसका यही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट, एक मिनट, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि हमने बोला एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, प्रीपोजिशन और नाउन से क्वेश्चन बहुत पूछता है, प्रोनाउन से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे द गवर्नमेंट इज रिवाइविंग ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशंस। ओके, तो बताइए इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? इसका पैसिव फॉर्म होगा ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशंस आर बीइंग रिवाइव्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of noun is used in the sentence? Sentence say the jury has delivered its
वर्डिक्ट, ठीक है। द ज्यूरी हैज डिलीवर्ड, यहाँ पे हैज यूज हो रहा है। द ज्यूरी हैज डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट। तो यहाँ पे ज्यूरी मतलब क्या होता है, आप लोग देखेंगे हाई कोर्ट में ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, वहां पे कई लोग, जब कई लोगों का ग्रुप होता है, कई न्यायाधीशों का ग्रुप होता है, कई जजों का ग्रुप होता है, इसको हम लोग ज्यूरी बोल देते हैं, ठीक है। यानी ये पूरे कलेक्टिवली हम इसको क्या बोल रहे हैं, ज्यूरी बोल रहे हैं, इन सभी मेंबर्स को कलेक्टिव रूप से ज्यूरी बोल रहे हैं। ज्यूरी इंग्लिश में ज्यूरी बोलते हैं, हम लोग हिंदी में ज्यूरी बोल देते हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे किस नाउन का यूज हुआ है, कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ है। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। शी हैज अ नेचुरल फ्लेयर डैश पेंटिंग एंड स्कल्पचर। स्कल्पचर, ओके। स्कल्पचर मतलब मूर्ति वूर्ति बनाना, ठीक है। तो स्कल्पचर, तो यहाँ पे बताइए कि क्या यूज होगा। तो देखो, शी हैज अ नेचुरल फ्लेयर फॉर पेंटिंग एंड स्कल्पचर। फ्लेयर मतलब होता है नेचुरली जो टैलेंट होता है, कहते हैं ना कि हमारा ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उसी को फ्लेयर बोला जाता है। चलिए, अब यहाँ से जो है मैथ्स का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो, उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो मैंने जो ये इंग्लिश क्वेश्चन रीड किए हैं, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। अभी क्योंकि मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, इसलिए मुश्किल है। जब तक हम किसी चीज को अपनी आदत नहीं बना लेते, तब तक वो हमारे लिए मुश्किल होता है, और जब तक हम किसी चीज के लिए प्रैक्टिस नहीं करते लगातार, तब तक के लिए वो हमारे लिए मुश्किल होता है। धीरे धीरे, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे पैसेज पढ़ रही हूँ, तो बहुत सारे वर्ड मेरे सही से प्रोनाउंशिएट नहीं हुए होंगे, तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन है, किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए, इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए, इसको क्या बोलते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है। ओके, तो देखो भाई, ये आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो देखो, ए यूनियन बी, मान लो ए का एक सेट है जिसमें 1 2 3 बस इतना ही शामिल है, ठीक है। और बी बी का एक सेट है जिसमें 3 4 5 शामिल है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 3 4 और 5। ओके, अब मैंने बोला ए यूनियन बी, रुकिए मैं पेन चेंज कर दूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है सारे। अब देखिए, मैंने बोला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि इन दोनों को एक साथ समेट लीजिए। जो ए में है उसको सारा लिखिए, 1 2 3, और इसके साथ जो बी में है उसको पूरा लिख दीजिए, 4 5, ठीक है। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, यानी इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों में जो कॉमन हो, यानी ए में कॉमन क्या है, ए में क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए तो 3 कॉमन है। ये पेंसिल क्यों नहीं काम कर रहा है, 3 कॉमन है। ओके, देखा क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉमन वाला पार्ट लिखेंगे, यानी 3। तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5, और ए इंटरसेक्शन बी में 3 होगा। अब एक पॉइंट और आपको समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी, अगर स्टेटमेंट में दिया है ए माइनस बी, ओके, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि ए में से बी वाले जो तत्व होते हैं उसको हटा दीजिए। ए वाले में से ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में देखिए 1 2 3 है, और बी में देखिए तो 3 4 5 है। ओके, तो हमको ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में जो लिखा है उसको लिख लीजिए, लेकिन बी में जो चीजें हैं, जैसे 3 है, बी में 3 है, और ए में भी 3 है, तो इसको हटा दीजिए, ये हट जाएगा, ठीक है। बी और ए में जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, और ए वाला जो बच रहा है उसको लिख दीजिए 1 और 2, ताकि कॉमन जो दोनों में था, खास करके ए में जो जो कंटेंट है, जो जो नंबर ए में है, वही अगर बी में भी है तो उसको हटा दीजिए, उसको मत लिखिए, ठीक है। कॉमन कॉमन को हटा दीजिए, तो 1 और 2, इसका मतलब हो गया ए माइनस बी, यानी ए में जो है, ए में से बी वाले तत्व को हटा दीजिए। अगर बी माइनस सी दिया है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि बी में से ए वाले तत्व को हटा दीजिए, यानी बी में जो ए वाला है उसको मत लिखिए। बी में भी क्या है भाई, 3 4 5 है, तो 3 जो है
ए में भी है तो इसको मत लिखिए, केवल 4 और 5 लिख दीजिए, तो ये बी माइनस सी होगा, ठीक है। ये बी माइनस ये बी माइनस ए होगा, सी नहीं ए, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये करना है आपको कि क्वेश्चन देखिए, तो a माइनस बी का क्या मतलब निकल रहा है, 1 और 2, b माइनस ए का क्या निकल रहा है, 4 5। तो ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ये किसके बराबर है, तो हमको यहाँ पे सब कुछ मान के चलना था जो हम लोग अभी चल रहे हैं। अब हम लोग तीसरा ट्राई करेंगे, क्योंकि ये तो बराबर नहीं है ना सभी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि ऑप्शन में से किसमें बराबर है ये, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर है, तो ए के बराबर तो नहीं है। अभी हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे साथ में, तो इसकी वैल्यू देखते हैं, पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके, देखिए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या थी भाई, ए यूनियन बी की वैल्यू देखिए क्या थी, तो इसमें था 1 2 3 4 और 5, यानी सारे जो सेट थे वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसके साथ ही माइनस, अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी में देखिए तो यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है बीच में, ये देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है ना, यानी कि अब हमको जैसे हमने माइनस वाले में क्या बताया था कि ए माइनस बी का क्या मतलब होता है कि ए में जो तत्व है, ओके, इसका क्या मतलब है कि ए में से बी वाले तत्व को हटा दीजिए, ए में से बी वाले तत्व को हटा दीजिए, तो ए में 1 2 3 था और बी में 3 4 5 था, तो ए में से बी वाले तत्व को हटा दीजिए, यानी 3 जो है इसमें भी है, बी में भी और ए में भी, तो 3 को हटा दिया था। अब इसमें भी सेम हम यही करेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें क्या करना है कि इस वाले पूरे पोर्शन में से इस वाले तत्व को हटा देना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 3 है और ए यूनियन बी में क्या है ये है। अब क्योंकि बीच का माइनस का साइन है तो 3 को इसमें से हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 1 2 4 और 5 बचेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अभी क्योंकि इसका आंसर निकला है ना, हमने इसको अभी सॉल्व किया है, अब इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने a माइनस बी निकाला था तो क्या आया था, a माइनस बी निकाला था तो 1 2 आया था। a माइनस बी की वैल्यू क्या आई थी, स्पेशली इसकी, दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना। देखिए a माइनस बी की क्या आई थी भाई, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का क्या आया था वैल्यू, 1 और 2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a माइनस बी, ये क्लियर दिख रहा है 1 2, ओके। और b माइनस ए क्या है, बी माइनस ए को हमने सॉल्व किया था, जिसमें बी में से हमको ए वाला जो कॉमन तत्व था उसको हटा देना था, तो क्या बचा था 4 और 5। अभी जो आप लोग अभी जो बच्चे पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे इस टॉपिक को, तो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी धीरे-धीरे सीखिए, आगे काम देगा। अभी अगर आप स्किप कर देंगे तो समझ लीजिए आप तो बाहर हो गए हैं। जो देख के टॉपिक देख के समझने की कोशिश नहीं करता वो हारा हुआ इंसान है, उसको कोई नहीं जिता सकता है, ठीक है। ए माइनस बी ये हो गया, बी माइनस सी 4 5 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिए है, यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या है भाई, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो हमका इस यू का मतलब होता है कि सारे को एक साथ समेट लेना है। यूनियन, यूनियन मतलब क्या है, सबको एक साथ मिला दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए, तो क्या बनेगा ये 1 2 4 और 5, ठीक है। ये इसका ऑप्शन, इस ऑप्शन सी की जो वैल्यू आई है क्या आई है 1 2 4 5, ठीक है। एक सेट में क्या है 1 2 4 5, और इसकी जो वैल्यू आई है इस पूरे की वैल्यू जो हमने अभी सॉल्व किया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको देखिए, यहाँ पे इस पूरे को देखिए, तो इसकी वैल्यू भी क्या आई थी 1 2 4 5, यहाँ पे भी 1 2 4 5, इसकी वैल्यू क्या आई थी 1 2 4 5, और जब हम ऑप्शन सी को सॉल्व किए तो इसकी भी वैल्यू क्या आई 1 2 4 5, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो अभी उनके लिए थोड़ी मुश्किलें आएंगी, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14y है, तब वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस 120 का मान क्या होगा। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग,
इसको सॉल्व करिए, ये बहुत ईज़ी है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो देखो ऑलरेडी इक्वेशन में दिया हुआ है y² + 140y। हम लोग इसी को आगे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, y² + 1 = 14y। ओके, ये दिया हुआ है। इसको क्या करना है भाई? हम क्या करेंगे, यहाँ 14y है, यहाँ पे भी y है, तो हम क्या करेंगे, y से डिवाइड कर देंगे। इस पूरे इक्वेशन को y से भाग दे देंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। y से भाग देने पर, पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, तो y से भाग देंगे तो क्या होगा, y² / y + 1/y = 14y/y। हम बहुत ईज़ी, बहुत हर स्टेप को यहाँ पे लिखेंगे ताकि जो बच्चा मैथ्स रीजनिंग से डरता है वो भी ना डरे, ठीक है? आसानी से समझे। तो यहाँ पे y कट जाएगा ना, एक y बचेगा, 1 ओनली y, और ये 1/y = y ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 14। अब क्या करना है भाई? अब क्या करना है? अब इन दोनों का स्क्वायर कर देना है, ठीक है? y + 1/y का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है? इस वाले को यहाँ लिख देते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा भाई? स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन-कौन जानता है और कौन-कौन नहीं जानता है? जो नहीं जानता है इतना बेसिक, तो भाई कोई भी बुक निकाले मैथ्स की, अगर आर.एस. अग्रवाल की है तो उसमें भी दिया हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ओके, तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज होगा, तो ये y² हो जाएगा प्लस 1/y² प्लस 2 इंटू a की जगह y होगा प्लस b की जगह 1/b की जगह क्या होगा, 1/y हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होगा 196, ठीक है? 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। तो भाई देखो ये y कैंसिल हो गया, तो y² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 196 ये आया। अब आप क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में ये इसका वैल्यू पता चल गया हमको, y² प्लस 1/y² माइनस 120 का मान क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन को पूरा देखिए, y² प्लस 1/y² माइनस 120 का मान पूछा हुआ है और हमको जो है इसका वैल्यू पता चल गया, y² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 196। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है? इस पूरे इक्वेशन को लिखिए, y² प्लस 1/y² माइनस 120। ओके, हमको इसकी पूरी वैल्यू पता है, y² प्लस 1/y की यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 196 माइनस 120। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 74 जब आप माइनस करेंगे 74। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो दोस्तों कमेंट में आप अपनी ज़रूर कुछ फीडबैक ज़रूर देखिए, बताइएगा ताकि हम उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि दो अभाज्य संख्याओं P और Q का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम, मतलब एलसीएम 221 है, p² प्लस q² का मान क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में क्या बोला कि दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है भाई, जो खुद और एक के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे बहुत सारे, ठीक है? तो 2 देखो, तो 2 खुद के अलावा, 2 खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 देखो तो 3 खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो P और Q है ना, ये जो P और Q है, ये दोनों ही जो है अभाज्य संख्या है और इन्हीं दोनों अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य जो है 221 है। अब इस 221 को तोड़िए, यानी इन्हीं दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से ही तो ये बना होगा। भाई जैसे 2-3 संख्या दिया है, मान लीजिए 2 संख्या दिया है, तो दोनों संख्या का अगर एलसीएम दिया हुआ है तो हमको ये पता है ना कि इसी एलसीएम का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो, क्योंकि अभाज्य संख्या है, अगर अभाज्य संख्या नहीं होता तो थोड़ा वहाँ दिक्कत हो जाती है एलसीएम निकालने में, वो 2 संख्याएं निकालने में, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या दोनों कॉमन नहीं होंगे, कोई भी दोनों में से एक भी कॉमन नहीं होंगे एक के अलावा। तो एलसीएम हमको पता चल जाएगा कि भाई अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे 221 का तो हमें एलसीएम इनका निकल आएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसका एलसीएम निकालिए,
तो किससे ये कटेगा पहले तो ये सोचिए। और अभाज्य संख्या है तो आपको अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से ही तो मिलके बना होगा। जब दो अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं और उसका एलसीएम आपको दिया हुआ है 221 है, तो इसका मतलब है कि इसका गुणनखंड ही होंगे तो पी और क्यू, इन्हीं के गुणनफल से ये एलसीएम बना है। तो भाई सोचिए कि किससे ये डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 13 से देखिए, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 13 कम 13 जाएगा, फिर 9 बचेगा, तो 13 13 से 91, ठीक है। अब बताइए 17 कट गया, यानी कि 13 यानी पी और क्यू की वैल्यू जो है 17 और 13 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि क्यू जो है बड़ा है, क्यू जो है बड़ा है। तो क्यू, क्योंकि यहाँ पे 17 और 13 आया है, गुणनफल जो है 17 और 13, यानी दो संख्याएं हमको पता चल गई 17 और 13। 17 और 13 का एलसीएम 221 हो गया। तो यही दो संख्याएं हैं, यही दो अभाज्य संख्याएं हैं। तो भाई p की वैल्यू बड़ी होगी q से, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो हम p की जगह क्या रख देंगे 17 और q की जगह क्या रख देंगे 13। अब देखिए इक्वेशन में ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्या है। हमने p स्क्वायर और p का मान और q का मान निकाल लिया है, p स्क्वायर और q स्क्वायर का निकालना है। तो भाई 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या है, आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, आप सभी एस्पिरेंट को 30 तक स्क्वायर, 15 तक क्यूब याद रखिए। ओके, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 13 का स्क्वायर होता है 169। इसको आप लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा 458। ओके, 458 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये देखने में बस लंबा चौड़ा है, बाकी इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। एक कारखाना 3 प्रकार के उत्पाद पी, क्यू और आर का उत्पादन करता है। प्रति घंटे उत्पादित इकाइयों की संख्या का अनुपात इस प्रकार है कि P/3 इज इक्वल टू Q/6 इज इक्वल टू R/6 है। एक गुणवत्ता निरीक्षक यह जांच करता है कि कुल निरीक्षण स्कोर 4P प्लस 3Q प्लस 2R का होल स्क्वायर प्लस Q/Q स्क्वायर के रूप में परिकल्पित किया जाता है। इस व्यंजन का मान क्या है, इस मान किसका पूछा हुआ है, इसका मान पूछा हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसकी पूरी वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। अब देखिए किसका मान पूछा हुआ है, ये आपको दिया गया है, इसी के दम पे आपको इसका वैल्यू निकालना है, इस वाले का, इस पूरे का आपको वैल्यू निकालना है। ओके, तो देखो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना ऊपर, P/3 इज इक्वल टू Q/6 इज इक्वल टू R/9, इसको क्या करना है भाई, आपको मेथड पता होगा R/9 कि अगर इज इक्वल टू करके ऐसे दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं के मान लेते हैं, इसके पूरे की इज इक्वल टू के मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, तो P/3 इज इक्वल टू के, यानी कि P की वैल्यू क्या होगी 3 के हो जाएगी। एक मिनट, ओके, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 के हो जाएगी। इसी तरीके से Q/6 है इज इक्वल टू के। ओके, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 के हो जाएगी। इसी तरीके से आपका R/9 है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 के हो जाएगी। ओके, अब इन सभी वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है, ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 4P क्या दिया हुआ है भाई 4P प्लस 3Q प्लस 2R का होल स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। ओके, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए, P की वैल्यू क्या है 4 इंटू P की वैल्यू देखिए तो यहाँ पे हमने निकाला है 3K। ओके, 3 इंटू Q की वैल्यू क्या है भाई, Q की वैल्यू है 6K प्लस 2 इंटू R की वैल्यू क्या है तो 9K का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है भाई 6 और K का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 4 इंटू 3 यानी कि 12K प्लस 6 इंटू 3 18
प्लस 9 इंटू 2 18 के, ठीक है, प्लस फिर होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 6 के स्क्वायर यानी 36 के स्क्वायर। अब इसको आपस में ऐड कर दीजिए सबको। जब आपस में आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? आ जाएगा आपका 48 के का स्क्वायर अपॉन 36 का 36 के स्क्वायर। 48 का स्क्वायर क्या होगा? 2304 इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे के स्क्वायर, ओके। और 36 के स्क्वायर कैंसिल हो गया और 36 का जो आप डिवाइड करेंगे 2304 में तो आपका आ जाएगा 64, यानी कि आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? 64 हो जाएगा। देखिए ये पूरा मेथड दिया है, आप लोग समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का भी पूरा मेथड यहाँ पर ही दिया हुआ है और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप इसका लिंक मेंशन कर दिया जाएगा टेस्ट सीरीज का। किसी भी इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज चाहते हो, पीसीएस या स्टेट यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम संख्या ज्ञात करना है। 16, 32, 64, 128, 256, 500 और 1024। अब इसमें विषम संख्या बताइए कौन सा होगा। देखो 16 गुणे 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 32 गुणे 2, 64 आया है, 64 गुणे 2, 128 आएगा, 128 गुणे 2 करेंगे तो 256 आएगा और 256 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 मिनट। तो जब 256 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 1 11 और 2 दूना के 4 1 5, 512 आएगा। लेकिन यहाँ पे 500 लिखा है, यानी विषम संख्या क्या हो जाएगा आपका? 500। एक बार चेक कर लीजिए तो 512 आया। 512 में 2 का गुणा करिए तो 2 दूना के 4, 2 2 पंजे 10 यानी 1024, यानी विषम संख्या क्या है? ये 500 ही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी ज्यादा शेयर करिए। मैं पहली बार सीसेट पढ़ा रही हूँ, मुझे सीसेट पढ़ाने की एक्सपीरियंस नहीं है। बस आप लोगों के लिए मैं पढ़ा रही हूँ कि आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती रहे और थोड़ा बहुत भी आपको पता चलता रहे कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ताकि आपके अंदर एक इच्छा जागृत हो कि आप सीसेट पढ़ सको। जब तक आप सीसेट एकदम नहीं पढ़ते हो तो एकदम ही नहीं पढ़ोगे, और थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ने लगते हो तो आपके मन में एक इच्छा आने लगती है कि यार मैं सीसेट थोड़ा पढ़ लेता हूँ, थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ सीसेट के या मैथ्स के। तो इसलिए मैंने शुरू किया है। अभी धीरे-धीरे मैं हैबिचुअल हो जाऊँगी मैथ्स रीजनिंग पढ़ाने के लिए। बस आप लोग के लिए ही मैं पढ़ा रही हूँ, वरना तो सच बताऊँ तो मेरी इतनी बहुत दिनों से मेरा मैथ्स रीजनिंग से नाता टूटा हुआ है। आप लोग देखेंगे तो मैं ज़्यादातर सीसेट के ही क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, लेकिन इस बार मैंने आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ओके? धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए।